Hello bachcho, let's see this question. The question says, explain the following. Option A, CO2 is a gas whereas SiO2 is a solid. Option B, silicon forms SiF62 minus ion whereas corresponding fluoro compound of carbon is not known. So हमें इस क्वेश्चन में दो है, हमें इसे एक्सप्लेन करना है. तो in first it is saying carbon dioxide is a gas whereas SiO2 is a solid. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड SiO2 की. ठीक है, दोनों ही ये जो कार्बन एंड सिलिकॉन है ये दोनों ही ग्रुप 14 के एलिमेंट है. ठीक है, दोनों ही ग्रुप 14 के एलिमेंट है. तो ऐसा क्यों है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जो SiO2 है वो सॉलिड होता है. ठीक है, देखो ये एक्चुअली होता क्यों है. सबसे पहले तो ये किसी भी कंपाउंड के नेचर का, ये फिजिकल इसके स्टेट्स का सबसे ज़्यादा ये किस पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पे, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे. अभी देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है विच इज़ लीनियर. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है. और ये एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन सेम है. तो वो क्या होता है, ये कैंसिल आउट करते एक दूसरे को और डाइपोल मोमेंट हमारा क्या आ जाता है, जीरो. और एक इसमें ये चीज़ है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिलता है. इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिलता है. इस तरह से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा. इस तरह से इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिलता है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके अंदर जो होता है ना, यहाँ पे होती है वीक वैंडरवाल फोर्सेस. ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती है एटम्स के बीच में. ठीक है, ये किस तरह के होते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती है. तो यही रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये हमें गैस के फॉर्म में मिलता है. अब बात करते हैं SiO2 की. तो देखो SiO2 के केस में सबसे पहली चीज तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई होता है. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई है, मतलब सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई होता है. देखो SiO2 भी क्या है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ये सिंपल मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये एक 3D नेटवर्क बनाते हैं. 3D नेटवर्क इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है, जिसे हम जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें, इस केस में देखो इसका किस तरह से कंपाउंड होता है. जैसे अभी एक हो गया ये एक सिलिकॉन, ये होगा 4 ऑक्सीजन से अटैच हुआ है. ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये वाला जो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ये फिर दूसरे सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से. फिर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, फिर ये किसी और सिलिकॉन के साथ अटैच होगा. तो इस तरह से इसका एक इस तरह से नेटवर्क की तरह एक इसका नेट बन जाता है. इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर हो जाता है. फिर यहाँ पे दूसरा सिलिकॉन, ऐसे ये पूरा एक दूसरे से जॉइंट हो जाता है. इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो अभी अगर तुम इसमें देखो तो इसके अंदर क्या है, एक सिलिकॉन एटम को अगर तुम गौर से देखो, ये 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच है. ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन से अटैच है और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम से अटैच हुआ है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जिसे हम कहते हैं जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर.
जिसे हम कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और 3D नेटवर्क में होता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है। ये हमें क्या मिलता है, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये हो गया बात ए की। अब आ जाओ बी पे। बी में हमें दिया हुआ है कि जो हमारा सिलिकॉन फॉर्म Si F62 माइनस आयंस एंड वेयर एज करस्पॉन्डिंग फ्लोरो कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नॉट नेम। ठीक है, देखो अब इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि हमारे पास Si F62 माइनस जो है वो नोन है, ये कंपाउंड हमें मिलता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसी तरह से इसका फ्लोरीन का कार्बन के साथ कंपाउंड हमें क्यों नहीं मिलता, ये नॉट नोन क्यों है। तो अभी इसको जानने के लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा। देखो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या होता है, क्या कार्बन है 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2 एंड 2p2। ठीक है, इस तरह से होगा। तो कार्बन के केस में क्या हो गए, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s ऑर्बिटल और यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2p हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो देखो सिलिकॉन में क्या होगा, सिलिकॉन में 3s होंगे और 3p होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे 3s होंगे और 3p होंगे और यहाँ पे 3d ऑर्बिटल भी होगा जो एम्प्टी होगा। ठीक है, इसके पास जो Si है इसके पास क्या होंगे 3d के एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल कह लो या एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। तो जैसे तो फिर यहाँ पे इसके केस में यहाँ पे भी इसके पास 3 होंगे। अब देखो इसका पूरा डी ऑर्बिटल खाली है, तो ये जो 6 फ्लोरीन एटम है वो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 6 फ्लोरीन आ जाएंगे। तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगे, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे माइनस चार्ज भी होता है, यहाँ पे फुल्ली अपने दो दो इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। सो बेसिकली ये होने का कारण क्या है, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। ठीक है, सिलिकॉन के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, जिसमें क्या हो जाता है फ्लोरीन अपने उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। अब देखो कार्बन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और कार्बन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी भी होती है वो 4 ही होती है, वो उससे ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। इसलिए ये जो CF62 माइनस है ये अननोन नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये भी हो गया। I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.